नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम भारतीय संसद की चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में बनते हैं। भारतीय संसद की जहाँ तक बात है तो क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो अगर अंग पूछा जाए तो 3, यानी कि पार्ट्स कितने हैं तो 3। और अगर पूछा जाए संसद की कितने सदन है तो ध्यान में रखना, सदन घर का ही पर्यायवाची शब्द है। तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लोकसभा। लोकसभा जिसे लोकसभा का चुनाव जिसे आम चुनाव भी कहा जाता है, तो हम सबसे पहले लोकसभा की चर्चा करने जा रहे हैं। लोकसभा इंग्लिश में जिसे हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है। तो लोकसभा की पहली खास बात ये कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से तात्पर्य ये है कि ये वो चुनाव है जिसमें आम जनता स्वयं भाग लेती है। आम जनता स्वयं भाग लेती है वयस्क मताधिकार के तहत। दूसरा ये लोकसभा के बारे में है कि लोकसभा संसद का एक निम्न सदन है। निम्न सदन का मतलब लोअर हाउस। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन। निम्न वैसे लोअर हाउस है, लेकिन इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए। कौन लोकसभा का सदस्य बन सकता है, कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें तो अनिवार्य योग्यता कुछ बातें तो सबको याद होगा। भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया ना हो। यहाँ पागल का मतलब वो दिमाग से कमजोर ना हो। दिवालिया का मतलब वो बैंकक्रफ्ट ना हो। तीसरी खास बात योग्यता में कि उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। चौथी खास बात ये कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो। यहाँ लाभ का पद का मतलब सरकारी सेवा में ना हो, गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ध्यान में रखना, अगर वो सेवानिवृत्त हैं, अवकाश प्राप्त हैं, चाहे वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या 60 वर्ष के बाद की सेवानिवृत्ति हो, वो भाग ले सकते हैं। अब हम आगे की ओर चले। ये तो हो गई योग्यता के बारे में। लोकसभा की जो अगली खासियत है वो ये कि लोकसभा देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब 2 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं, एक राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल, एक सेंट्रल केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी होता है। तो जब भी कभी लोकसभा का चुनाव होता है तो उस तमाम सीटों के चुनाव का आधा की लोकसभा के अधिकतम सदस्य जो हैं वो कितने हो सकते हैं, इसकी खासियत सुन लें। लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये हो सकते हैं है कितने। तो ये अधिकतम सदस्य इतना हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में लोकसभा के अधिकतम सदस्य 545 हैं। कितने हैं? 545, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ये जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं ये आम चुनाव में भाग नहीं लेते। इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसे कौन नॉमिनेट करता है? राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं
कि कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो 2 कौन करता है, तो राष्ट्रपति, और किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल 331। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। जो चौथी खास बात है वो ये कि ये पूछा जाए कि प्रत्यक्ष विधि से लोकसभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव होता है, तो टोटल 543 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। कितने सदस्यों के लिए, 543। ध्यान में रखना है कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के बीच चुनाव तभी होगा जब किसी सदस्य की अचानक अनायास मृत्यु हो जाए या इस्तीफा देना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो खाली पद है उस स्थानापन्न सीट के लिए जो चुनाव होता है उस चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है या बाय इलेक्शन कहा जाता है। जो भी बाय इलेक्शन होगा, मान के चले कि कोई व्यक्ति लोकसभा का मेंबर है और 2 साल कार्यकाल पूरा कर चुका है और अचानक वो इस्तीफा देता है या उनकी मृत्यु होता है, तो उनके जगह पर जो आम चुनाव होगा तो जो भी मेंबर चुन के आएंगे वो 5 साल के लिए नहीं आएंगे, वो मात्र 3 साल के लिए आएंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया को उपचुनाव कहा जाता है या बाय इलेक्शन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य के लिए आपने ये जान लिया कि योग्यता क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 552, वर्तमान में कितने हैं, तो 545, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो 2, कितने के लिए चुनाव होता है, तो 543। कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है वो कौन सी जनगणना के आधार पर, तो ध्यान में रखना कि लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि नियम ये कहता है कि प्रत्येक 10 साल पर जो जनगणना होगी उस जनगणना को आधार मानते हुए प्रत्येक 10 साल पर चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग और राष्ट्रपति की अनुज्ञप्ति के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन 1971 के बाद 1971 की जनगणना का वो आधार है जिसके आधार पर आज तक संख्या वही है। और ध्यान में रखना कि ये संख्या 2026 तक सीमित कर दी गई है, यानी कि 2026 तक सीमित है, इससे आगे संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। 2026 में अगर भारत सरकार ये निर्णय ले भी ले कि इसकी संख्या बढ़नी चाहिए तो उसकी जनगणना का आधार होगा 2021। क्या होगा आधार, 2021। अब आगे की ओर चलते हैं। मैंने अभी भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो 543 मेंबर है, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में कई पार्टियां भाग लेती हैं, कई दल भाग लेते हैं। नियम कहता है कि टोटल सीट का हाफ यानी कि 271.5, अगर पॉइंट आ जाए तो इस 0.5 में 0.5 और प्लस कर दें, यानी कि जादुई आंकड़ा 272। अगर मान के चलिए ये सीट 544 होती तो चूंकि पॉइंट में स्थिति नहीं बनती है तो ये बहुमत का आंकड़ा होता 273, 273। तो वर्तमान परिस्थिति में सरकार बनाने की स्थिति में वही दल आ सकते हैं जिसके पास 272 का आंकड़ा मौजूद हो। और ये 272 का आंकड़ा जरूरी नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष को ही मिले, कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बना के सरकार बना सकती है। अब हम आगे की ओर चलें। पूछा जाता है कि पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो पहली बार लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। पहली बैठक में 1952 में हुई थी। अब आगे की ओर चलें। कई बार क्वेश्चन में आता है कि अभी तक देश में कितने लोकसभा ने कार्यकाल पूरा कर लिया, तो वह ध्यान में रखना कि देश में 16वीं लोकसभा जो कि खत्म हुई है 2014 से 19, और वर्तमान में जो चल रही है लोकसभा का कार्यकाल ये 17वीं लोकसभा चुनाव है। अगर सब कुछ समान रहा तो ये 2024 तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसा लगता नहीं है, ना ही कोई संभावना है कि 2024 से पहले ये सरकार गिरेगी, चूंकि काफी बहुमत का आंकड़ा है, भारी बहुमत से चुनाव जीत के आए। अब हम आगे की ओर चले। लोकसभा में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार इस्तीफा दिया था, तो ध्यान में रखना कि लोकसभा में सबसे पहली बार इस्तीफा देने वाले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
पहली बार इस्तीफा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपी मुखर्जी। अब हम इनसे आगे की ओर बढ़े। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि देश में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले सांसद कौन थे? तो इसमें भी आंसर यही होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और लोकसभा से इस्तीफा दिया, तो ये पहले व्यक्ति थे। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को कौन सा ऐसा अधिकार है जो राज्यसभा के पास नहीं है? तो वो अधिकार है धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में। धन विधेयक एक ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा में पास होती है। अब आप पूछोगे कि क्या राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा की वहां पर कोई जरूरत नहीं कि वो हाँ कहे या ना कहे, अपना प्रस्ताव तो दे सकती है, विचार दे सकती है। उस विचार को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा है। तो लोकसभा में पारित होगा, लेकिन राज्यसभा के पास कितने दिन के लिए? 14 डेज। राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए ले जाया जा सकता है। अब आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन में ये आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो हमेशा रूलिंग पार्टी से होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल से, और उपाध्यक्ष अपोजिशन पार्टी से होंगे, यानी कि विपक्षी पार्टी से होंगे। ऐसा सब दिन से नहीं था, ये 1966-67 से ऐसा है कि अध्यक्ष रूलिंग पार्टी से और उपाध्यक्ष अपोजिशन पार्टी से होते हैं। ध्यान में रखना, कोई भी बिल जब पास होता है तो ये अध्यक्ष अपना मत तभी देता है जब दोनों पक्ष विपक्ष दोनों समान मत दे दें, यानी कि 400 व्यक्ति में से 200 आदमी ने यस कहा किसी बिल के बारे में और 200 ने नो कहा, तो अध्यक्ष उस समय अपना बहुमूल्य वोट, निर्णायक वोट दे सकते हैं। अब हम एक और स्पीकर की बात कर लें जो मात्र शपथ दिलाने के लिए काम करता है। उस स्पीकर का नाम होता है प्रोटेम स्पीकर, और ये प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो किस पार्टी से हो, बस उनके लिए एक ही योग्यता होगी कि वो व्यक्ति लोकसभा में वो जो चुना गया सदस्य है उसमें सबसे अधिक बार चुनाव जीत के आया हो। तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने के काम करते हैं, उसके बाद एक आम सदस्य की भांति लोकसभा में भाग लेते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन कई बार आता है कि लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? तो लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं उसके लिए आर्टिकल 331 काम करता है, और ये आर्टिकल 331 जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए काम करते हैं। लेकिन पिछले साल एंग्लो इंडियन की भी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, यानी कि अब लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन भी नहीं होंगे। अब आगे की ओर बढ़ें। क्वेश्चन में कई बार ये आता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर सामान्य स्थिति बन जाए कि लोकसभा बिल को पास करे और राज्यसभा ना पास करे, या राज्यसभा बिल पास करे लोकसभा रोक दे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ध्यान में रखना, ऐसी परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा की कंबाइंड मीटिंग बुलाई जाती है और उस कंबाइंड मीटिंग में राष्ट्रपति दोनों ही कंबाइंड मीटिंग में जो बहुमत का आंकड़ा होगा वोटिंग एक साथ होगी। आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। अब हम बढ़ते हैं संसद का दूसरा सदन, राज्यसभा। राज्यसभा नाम से ही लगता है कि ये नाम तो राज्यसभा है, लेकिन कैसे ये संसद का अंग है, कैसे ये संसद का सदन है? तो ध्यान में रखना कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा भी इसीलिए है क्योंकि राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं राज्यों की सभा से, यानी कि राज्यसभा के मेंबर चुने किसे जाते हैं? राज्य की सभा से, यानी कि विधानसभा से चुन के आते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी है राज्यसभा से। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव राज्य की विधानसभा के मेंबर के द्वारा किया जाता है, इसी वजह से इनका नाम राज्यसभा है। पहली खास बात, राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है, अपर हाउस है। राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है, ये पहला पॉइंट बनता है।
दूसरा पॉइंट, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, दूसरा सदन है। तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होके अप्रत्यक्ष होता है। मैंने क्या बताया, प्रत्यक्ष वो जहां जनता स्वयं मताधिकार का प्रयोग करे, और अप्रत्यक्ष वो जहां जनता के द्वारा चुना गया नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव भाग ले, यानी कि राज्य की विधानसभा के सदस्य जो हैं वो इन्हें चुनते हैं। इसी वजह से राज्यसभा का नाम राज्यसभा है। तो 3 पॉइंट्स आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। तो राज्यसभा के सदस्य मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, अधिकतम इतने हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा के मेंबर 245 है, वर्तमान में 245 है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये मेंबर किस जनगणना के आधार पर, किस जनसंख्या के आधार पर? तो ध्यान में रखें, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये 1971 जनगणना है, सेंसस 1971। अब अगले पॉइंट्स की ओर चले। पॉइंट्स नंबर 6 बताता ये है कि इन 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, यानी कि नामांकित करता है। अब ये नामांकित किस व्यक्ति को करेगा? तो मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव देते हैं राष्ट्रपति उस पर मुहर लगा देते हैं। तो ये 12 सदस्य हो कौन सकते हैं? तो इसके लिए 12 सदस्य के लिए योग्यता है कि वो व्यक्ति कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत क्षमता रखते हो। कोई एक्टर हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई लिटरेचर का बड़ा ज्ञानी हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, और कोई समाज सेवी हो सकता है। अब हम आगे की ओर बढ़े। पूछा यह जाता है कि राज्यसभा की योग्यता, क्वालिटी, तो ध्यान में रखना राज्यसभा की योग्यता की बात करें अगर, तो दोनों में बस एक ही बात का अंतर दिखाई देता है। वो ये कि सबसे पहले कि आपने देखा भारत का नागरिक पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, ये सब बातें राज्यसभा में भी जारी होता है, प्रयोग किया जाता है, सब कुछ सेम है, बस एक बात का अंतर है, और वो ये कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है, मिनिमम एज है, वो 30 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ध्यान में रखा, देश में जो भी कोई चुनाव की पद्धति है आम जनता के द्वारा, उसमें मिनिमम एज की प्रक्रिया बताई जाती है, मिनिमम एज का रूल बताया जाता है, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, बस यही एक अंतर है। अब हम चलते हैं कार्यकाल की ओर कि कार्यकाल कितने साल का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर हम अगले पॉइंट्स की ओर चले। पूछा यह जाता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो राज्यसभा का विशेषाधिकार में आता है। जैसे लोकसभा का विशेषाधिकार था मौनी बिल, धन विधेयक, तो राज्यसभा का विशेषाधिकार है कि राज्यसभा देश में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो पोस्ट हैं उसे क्रिएट कर सकता है, अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन करता है। ध्यान में रखना, देश की सरकार बनती है लोकसभा के बहुमत से, लेकिन देश की सरकार में शामिल होने का अधिकार राज्यसभा का मेंबर भी रख सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में शामिल होता है, इसके लिए जरूरी है कि वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का, और अगर नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य स्वीकार करना होगा, पाना होगा। अब हम आगे की ओर बढ़े राज्यसभा की अन्य खासियत में, तो ध्यान में रखना राज्यसभा का भी पहला चुनाव जो है वो 1952 में हुआ, 1952 में हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बात करें तो क्वेश्चन में ये आता है कि राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल अगर 6 साल है तो क्या एक सदस्य जो चुना जाता है, अगर ये टेम्पररी हाउस है वो फिक्स्ड हाउस है, तो ये फिक्स किस प्रकार, जब कार्यकाल 6 साल है तो इसका मतलब ये
खत्म होगा जी नहीं। ध्यान में रखना, लोकसभा एक टेम्पररी हाउस है और राज्यसभा फिक्स्ड हाउस है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में अवकाश लेते हैं, जबकि लोकसभा का सदस्य एक साथ अगर चुनाव जीतते हैं तो 5 साल में उन्हें इस्तीफा देना होगा, एक साथ सभी लोगों के लिए चुनाव होगा। तो वो टेम्पररी है, ये फिक्स है। इसके सारे मेंबर एक साथ क्विट नहीं करते, बाहर नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रकार संसद के दोनों सदनों की खासियत आपने समझ लिया। फिर हम आगे अगली क्लास में ये बताने की चर्चा करूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल कैसे पास होता है, कुछ ऐसे शब्द जो संसद की शब्दावली है, वोकैबुलरी है, जो प्रयोग किए जाते हैं, और वो शब्द हैं स्टार लाइन क्वेश्चन, नॉन स्टार लाइन क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और भी कई ऐसे शब्द हैं, स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। बिल कैसे लाया जाता है और बिल कैसे एक एक्ट का रूप लेता है, विधेयक कैसे एक अधिनियम का रूप लेता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।